अदनान बात भाई तो सही है, वो काम कर रहे होते हैं। हाँ हम लोग वो होता है ना कि हार्ड वर्क और हार्डली वर्क है, वो ऐसा वाला डेफिनेशन आ गई आपके आगे। सच बता रहा हूँ मैं सीरियस बोल रहा हूँ। एलबीडीएनिंग तो नहीं कर रहे, लुक बिजी डू नथिंग, डू नथिंग। लुक बिजी डू नथिंग। नहीं, अगर ऐसा होता ना तो चेयरमैन अवार्ड ना मिलता मुझे। चेयर अवार्ड। चेयरमैन आपका दोस्त था, ठीक है। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, Assalamu alaikum. Welcome to a delayed edition of the podcast talk, episode 10. मेरा नाम आकिफ है, मेरा ताल्लुक सिंध से है। मेरे साथ आज वर्चुअली बैठे हुए हैं the man with the identity crisis, अशर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई छोड़ दो, पुरानी हो गई एपिसोड यार। यार लेकिन views, reviews, hits, downloads अच्छा ओह famous हो गया। रीप्लगिंग तुम शेमलेसली रीप्लगिंग। नहीं, रमजान है तो शेमफुली रीप्लगिंग। अच्छा, और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं अदनान भाई, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ आज बैठे हुए हैं कमिंग फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है, आपको कोई मसला है मेरे फाइनेंस बैकग्राउंड से? बार-बार बोलते नहीं, क्या बस होता है? मुझे ये था कि आपका आगे इतना यानी सबका बैकग्राउंड बताते हो, मेरा बैकग्राउंड क्यों नहीं बताते हो? आपका चीचावती से आप एक बैकग्राउंड राज है, एक राज है। आप एक बता राज दें। है। चलो एक अदनान राज पे है। आप बता दें। अदनान पे आप बता दें। मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है ना। हम चाह रहे हैं आपको एक मिस्ट्री रखे, जैसा टॉप गियर के अंदर होता है ना, स्टिक जो है एक मिस्ट्री ड्राइवर होता है। हम हमारे स्टिक है। और आज जो है फाइनली हमारे साथ हमारा फीमेल पर्सपेक्टिव भी आएगा। हमने फाइनली जो एक फीमेल स्पीकर अरेंज किया है, तो उनको हम पॉडकास्ट के आखिरी सेक्शन में उनसे हम बात करेंगे। गुड। मैं स्टार्ट करता हूँ एक माजरत से। हम थोड़ा सा डिले हो गए, 1-2 दिन डिले हो गए। हमें थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा था, तो उम्मीद है हमने इससे कुछ सीखा है और हमारे एडिटर जो हैं इस दफ़ा बेहतर काम करेंगे एडिटिंग में। मैं शुरू करता हूँ एक शाउट आउट से। हमारे एक फॉलोअर थे डॉक्टर हुसैन मीर, ट्विटर पे @MHSAINM। वो कहते तो अपने आप को डॉक्टर हुसैन। उम्मीद है वो होंगे और हो भी सकते हैं डॉक्टर हुसैन, लेकिन अगर नहीं है तो फिर मुझे एक मसला है। उन्होंने अपनी बायो में लिखा हुआ है फ्यूचर न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट है ना, इसका मतलब एमबीबीएस किया हुआ होगा ना पहले। वेल आई होप जी। किया है, वरना अगर नहीं जी। किया हुआ तो फिर मसला होगा। यानी नहीं, आके अगर बहुत अगर शक में बैठा हुआ आज। नहीं देखो, अगर मैं अपने आप को फ्यूचर टाइकून कह रहा हूँ तो फिर मैं अपने आप को करंट टाइकून नहीं कह सकता। इट वुड बी तुमने डिसरिस्पेक्टफुल कोई टू द डिग्री करंट की हुई है टाइकून यूनिवर्सिटी से? हाँ, you ठीक है। don't learn to be a tycoon, you become a tycoon, ठीक है? You are born a tycoon. Not always, but हाँ। सुफियान Exactly, बता coming from the tycoon itself, not always. आकिब, अच्छा तो हाँ, ठीक है, चले जाया मैं नहीं वेट करना कर पैसे अपने। चले फिर हम वेट करेंगे सुफियान से हम वन ऑन वन एक पॉडकास्ट करेंगे। वो हमें बताएगा हिज जर्नी टू फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। सुफियान अपनी जर्नी बताएगा हमें, ठीक है, उस पर एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। सही है, कर सकते। चले आज की ताज़ा तरीन, पिछले हफ्ते की ताज़ा तरीन, डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, हमारी एक्स जो है सैपम थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा। अदान भाई क्या ख्याल है, क्यों इनको निकाला गया है? मेरे ख्याल में जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई हैं कि कोई करप्शन के केसेस थे इन पे, तो पीएम साहब ने इनको बुलाया था। उसके एक हफ्ता पहले शायद इनको बुलाया था। उसके बाद इनको जो है ना चेक कर दिया गया। दैट्स इट। और मेरे ख्याल में तो यानी परफॉर्म हाँ, करप्शन या परफॉर्मेंस या दोनों? परफॉर्मेंस भी तो वो भी डाउन थी, और मेरे ख्याल में I करप्शन think के केसेस भी थे, तो उस वजह से हो गए, I चेक think हो अगर हम गए। रिपोर्ट्स पे जाते हैं तो रिपोर्ट में आ रहा था कि इमरान खान ने कहीं भी नहीं कहा कि वो उनकी रिपोर्ट से, उनकी परफॉर्मेंस से डिससैटिस्फाइड है। तो आई डोंट नो, पता नहीं आप अदनान में कौन सी रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, बट मैंने अभी परफॉर्मेंस तक कहीं भी परफॉर्मेंस मैं खुद जज कर रहा हूँ उनकी परफॉर्मेंस, अच्छा, इसलिए तो मैं कह रहा आपको हूँ। लग रहा है कि उनकी हाँ, परफॉर्मेंस डेफिनेटली गंदी उनकी है? परफॉर्मेंस जो थी वो नहीं थी, अप टू तो मार्क नहीं थी। तो फिर आसिम सलीम बाजवा की परफॉर्मेंस में ऐसा क्या है उसके अंदर कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी भाई होगी? उनका बैकग्राउंड है, वो फॉर्मर डीजी आईएसपीआर रह चुके हैं।
देखें जी, मैं मेरा मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ठीक है, बाजवा साहब फॉर्मल डीजी आईएसपीआर रह चुके हैं। तकरीबन 40-45 साल तो उनकी जॉब हो गई होगी ना, तो 40-45 साल उन्होंने हमें सर्व किया है। बहुत अच्छा उन्होंने लेके चले हैं अपना, जिस ओहदे पे भी रहे हैं, बड़े अच्छा लेके चले हैं उसको। अब हमारा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बस अब 40-45 साल आपने सर्व कर लिए, आप चुप करके बैठें, सिगार पिएँ और जो है अब जो यंग जनरेशन आ रही है, उनको आगे आने दें, ठीक है? तो अब उनको मेरे ख़्याल में ये जो सिर्फ़ मैं जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिविल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। ये जब जब भी रिटायर होते हैं, आके बैठ जाते हैं किसी न किसी ओहदे पे। जज रिटायर होता है, वो आके बैठ जाता है। कोई ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है, वो आके बैठ जाता है। कोई फौजी रिटायर मैं रिटायर होता है, वो आके बैठ बाय जाता है। द वे बाजवा साहब अभी करंट चेयरमैन ऑफ सीपेक अथॉरिटी भी हैं, तो यानी बिल्कुल बड़े मुश्किल टाइम आ गए हैं कि यस मुझे यस मल्टीपल समझ जॉब्स नहीं करनी आता पड़ कि रही हैं। नवंबर में उनको नवंबर में बना दिया था खान ऑलरेडी। साहब कह रहे यस थे जब इलेक्शन हो रहे थे, तो कह रहे थे कि मैंने जो है ना 40% 50% मैंने यंग बंदों को टिकट दिए हैं, वो आए हैं, तो वो कहाँ पे हैं? उनको कब यूज़ करना है उन्होंने? अगर इन आए ना, बाबू शिबली फराज आए ना यार, इतने यंग हैं, देखें तो इतने ये जवान। खान साहब को हाँ, सोचना सेनेटर चाहिए। शिबली फराज हमारे जो है अब फेडरल मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। Basically, just to clarify, चूंकि स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर थी वो, शी वाज नॉट एन अपॉइंटेड फेडरल मिनिस्टर, फिरदौस आशिक अवान हाँ फेडरल मिनिस्टर वो रह चुकी हैं इन ड्यूरिंग जरदारी's टाइम, ठीक है, जी। बिटवीन जब वो 2011 पीपीपी एंड के तौर पे 2012 थी। हाँ पीपीपी के दौर में, हम्म। और ऑब्वियसली उनका पीपीपी से ही ताल्लुक था और उधर से ही वो इंपोर्ट हुई हैं। तो अब जाहिर सी बात है, उसके बाद बेसिकली सियालकोट की सीट से लड़ती हैं, उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी सियालकोट में, जिधर से वो हारी थी पिछले हुँ। इलेक्शन साइकिल में पीएमएलएन के कैंडिडेट से। तो उन्होंने आदिल अब्बासी के शो पे लास्ट वीक आई बिलीव, गालिबन पिछले हफ्ते हफ्ते की तारीख को, उन्होंने हफ्ते के दिन एक शो किया जिधर उन्होंने उन चीज़ों को वैलिडेट किया जो कि उससे भी पहले यूट्यूब पे रऊफ क्लासरा यानी मायनाज तज्जियाकार हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये शाया कर दी थी कि हमें अंदर की खबरें मिली हैं कि भाई क्या कहते हैं, फिरदौस आशिक अमान साहिबा को डी नोटिफाई करने में उनके खान साहब के असिस्टेंट एंड द न्यू जहांगीर तरीन आजम खान साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बुलाया इनको और उन्होंने काफ़ी रगड़ा इनको और बोला कि भाई आपके खिलाफ तो ये सारी चीज़ें आई हैं और आप रिज़ाइन करें। उससे पहले फिरदौस आशिक अमान साहबा कहती हैं कि भाई मैं खान साहब से मैंने टाइम लिया, मैं गई, उन्होंने मुझे अश्योरेंस दी कि देखें आपको किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एवरीथिंग। अब जैसे वो उनका एक मौकफ है, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने बताया खान साहब को कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी अपनी पोजीशन क्या है। ये उन्होंने आदिल अब्बासी के शो में बैठकर बताया ये बात। मैंने खान साहब से पूछा कि भाई मेरी पोजीशन क्या है, मैं तो फेडरल मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं तो स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो लाइन ऑफ कमांड चूंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चल रही है, तो मेरे नीचे बंदे बिठा रहे हैं आजम खान साहब, ठीक है ना, और लोग, और उन्होंने एफआईए के शहजाद अकबर का भी नाम लिया मेरे ख्याल से। और मेरे नीचे लोग बिठाए जा रहे हैं, and you know they're taking their own shots and calling their own shots while being under me, and मुझे अंडरमाइन कर रहे हैं। तो देखें खान साहब ने देखें समझाया कि भाई नहीं, अशर कोई भाई नहीं। तो मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा जो बताने का मकसद ये है, जो बात करने वाली है, एक तो आसम बाजवा साहब की एक बात जो आपने, मतलब एक बात आपने छेड़ दी ऑलरेडी, जिस पर बात करते हैं। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरह कितने लोग आएंगे और जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि वो तो ये कह रही हैं कि खान साहब ने मुझे अश्योरेंस दी, और इवन उन्होंने ये तक कहा बाद में, उन्होंने कहा ये जब आदिल अब्बासी के शो के बाद रऊफ क्लासरा ने फिर से एक और यूट्यूब पे वीडियो शाया की, उन्होंने कहा भाई मुझे फिर अंदर की खबरें मिली हैं कि फिरदौस आशिक अवान को उस इंटरव्यू के बाद एक्चुअली कॉलें व्हाट्सएप पे फिर मैसेजेस आए खान साहब का, खान साहब और उनका तबादला ख्याल हुआ, जिसपे खान साहब ने उनको क्लियरली कहा कि खुदारा प्लीज आप दोबारा नहीं जाएं, बाहर जाकर ना ये मतलब एयरिंग द डर्टी लॉन्ड्री सो टू स्पीक, वो ना करें और आजम खान साहब का नाम ना लें, इससे पार्टी अंडरमाइन होगी। जिसपे उन्होंने कहा, जो जहां तक रऊफ क्लासरा की मतलब की अपनी वीडियो की का सवाल है, उन्होंने कहा कि भाई फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि भाई मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मुझे अपनी कंस्टिट्यूंसी डिफेंड करनी है, इस तरह तो आप लोग मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे और मुझे फ्रेम कर देंगे, कल को मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी भी हार जाऊंगी, तो मैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिशियन हूँ और सियासत करने आई हूँ। देखिए तो अशर भाई एक मिनट यहाँ पे देखिए, जब
आप ओहदे पे होते हैं ना, ये बातें उस टाइम करनी चाहिए। जब आप ओहदे से हट जाते हैं ना, उस टाइम इन बातों की कोई वैल्यू नहीं रहती। जब नहीं आपकी देखें आप इसमें, आप में अच्छा आप मैं में एक आप में एक हिम्मत है ना, तो फिर आप जब ओहदे पे बैठे हुए हो, तो उस टाइम कहो कि यार जो मुझसे वादे किए गए थे कि मैंने जब ओहदा लिया है, तो इस वजह से ओहदा लिया है, तो ये वजह देखिए यार पूरी नहीं हो अदनान रही, भाई अदनान भाई ये वजह ओहदे पे पूरी नहीं हो रहकर रही। कौन बात करता है? यूएस में भी इतने लोग अपने ओहदे हाँ पर हैं, अपने चीफ पाँव ऑफ पे कौन स्टाफ कुल्हाड़ी मारेगा, वो बोलेगा भाई जैसे चल एग्ज़ैक्टली, रहे तो चल तो रहना है अभी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एसओपी ही नहीं है ना। ओहदे से हट के इन बातों की वैल्यू नहीं रह जाती। और दूसरी आप बात करें रऊफ क्लासरा साहब की, तो कल का या परसों का कॉलम मैं पढ़ रहा था हामिद मीर साहब का, तो उन्होंने उस कॉलम में ये लिखा हुआ कि जो आप स्वाति साहब की बात कर रहे हैं, ये उनका कोई भी नहीं लेना-देना इनके साथ। ये जब आई थी डॉक्टर साहिबा, तो उन्होंने वो दुरानी साहब को भी खुडे लाइन लगाया, उन सबको भी खुडे लाइन लगा के, तो इन्होंने ये पीएम का खुद का फैसला है कि उनको हटाया। ये हामिद मीर ने अपने कॉलम में वो लिखा है। ठीक है, तो उनको पीएम साहब को फिर वो तो भाई देखें, एक सिंपल, मैं आपसे सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ अदनान भाई, हमने पिछले हफ्ते बात की, उस पे फड्डा भी हुआ कि यार पीएम का काम थोड़ी है कि वो मौलाना तारिक जमील को डिफेंड करेगा। ठीक है, चले मान लिया। हुँ। यार आप मुझे बताएं कि एक फेडरल मिनिस्टर नहीं तो स्पेशल असिस्टेंट तो हैं, एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं, आपकी पार्टी से आपने लेकर, आपका इतना भी उनका हक नहीं है, जो उन्होंने क्लियरली बार बार ये बात कह रही है कि भाई खान साहब ने मुझे पर्सनली डीनोटिफाई नहीं किया, खान साहब के ऑफिस ने मुझे हाँ, डीनोटिफाई और किया है। उनकी उनकी जो पहले उससे पिछली जो मीटिंग भी हुई थी, उस टाइम तक कोई ऐसी कंफर्मेशन आई नहीं थी कि भाई कोई बैड सीन नहीं, होने वाला है। चलें वो लेट्स अज्यूम ना कि वो गलत बयानी से काम ले रही हैं, ठीक है ना, लेट्स अज्यूम फॉर अ मिनट। मैं आपसे अदनान भाई पूछ रहा हूँ, क्या खान साहब के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है अपनी जब जात के अलावा, उनकी अपनी नहीं तो जात आप के क्या, अलावा? तो आशर भाई आप क्या चाह रहे हैं? पीएम की स्वाबदीद है, पर्सनली डीनोटिफाई करते हैं, पर्सनली बुलाते बोले देखिए आपकी मुझे परफॉर्मेंस मुझे खराब है, ये मुझे ये आर्टिकल छपे, आप प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डीनोटिफाइड ये हैं। प्रॉब्लम नहीं है कि एक मिनिस्टर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, ठीक है, ये मुझे भी पीएम नहीं की है, स्वाबदीद मुझे है। भी नहीं। ये पीएम की हाँ, स्वाबदीद है, जिसको मैं भी जिसको एग्री कर रहा हूँ। उसके 5 साल हमने उसको पीएम बनाया है, ठीक है? अब 5 अग्रीड, साल वो अपनी टीम बनाएगा, जिसको लगाएगा, अग्रीड, जिसको हटाएगा वो, ठीक है? अच्छा अग्रीड। देखिए ये तो एक चीज़ है। हमारे माशरे में है कि जब आप ये सिर्फ़ ये डॉक्टर साहब की बात नहीं है, कोई भी आप कोई भी ओहदा जब भी वो अपने ओहदे से हटता है, ठीक है? तो उसके बाद वो इल्ज़ाम तराशी करता है। ये तो अग्रीड, डेफ़िनिटली बात है, वो तो मैं है, आपसे वो मैं इल्ज़ाम आपसे तराशी सौ करता है। फीसदी मैं आपसे 100% अग्रीड हूँ अदनान भाई। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, एसओपीज क्या है, मतलब तरीके क्या है। देखें नहीं तो आपको क्या हर चाहिए चीज कि को आप मैनेज वो करने बंदा का भी तो आके एक उससे तरीका जो है होता है। पूरा फॉर्मल उसकी केपीआई करे, वो फिर रिपोर्ट उसके केपीआई सारे पब्लिश हों, वो फिर आके हमें नहीं अपडेट नहीं करे, इस तरह यार, उसने निकाल दिया, खत्म। बहुत सिंपल सी एसओपीज़ बात है, उनका इसकी ये है कि बार बार एक पीएम ही ये कह नोटिस रही है कि उन्होंने मुझे डीनोटिफाई कर पर्सनली देता है। जाकर इसकी डोनिफाइड नहीं किया। अशर भाई इसकी ये है कि पीएम जस्ट डीनोटिफाई कर दे, बस इसकी यही है। बस और कोई इसकी एसओपीज़ है ही हाँ नहीं है कि पीएम चाहे तो उसको डीनोटिफाई कर दे और उसी टाइम उसकी वज़ारत देखिए खत्म हो जाती है। एक चीज़ है, देखिए जब हम ये न्यूज़ की बात करते हैं ना, तो अगेन वो पिंच ऑफ सॉल्ट ये है कि डॉक्टर फिरदौस का काफ़ी मतलब ऑफ लेट फ्रॉम 2017 वो प्राइवेट कन्वर्सेशंस में उनको आता है कि मतलब शी इज़ नॉट वेरी सैटिस्फाइड द पीटीआई पार्टी इटसेल्फ, मतलब उनके आगे पीछे उनके हालात ऊपर नीचे चल ही रहे थे। तो मे बी अगेन जो न्यूज़ हम लोग को बाहर निकल के आ रही है, मे बी इट इज़ सॉर्ट ऑफ फैब्रिकेटेड, क्योंकि अगेन अगर हम उस तरह जिस तरह वो पोर्ट्रे कर रही हैं कि भाई मेरे साथ ज्यादती हो गई है, नहीं, मुझे कोई अच्छा, बताया और बाय द नहीं। वे और अदनान भाई, मैं एक बात बताऊं, उन्होंने ये कहा है बार बार का, एक बार नहीं हजार बार कहा कि मुझे बाकायदा खान साहब ने कहा कि मुझे ना असल में फैक्ट्स जो हैं वो थोड़े मसाज कर कर बताए गए हैं, आप फिक्र ना करें, मैं इंशाल्लाह इसको हैंडल करूंगा। तो मुझे बात बताएं कि खान साहब को अगर चेन ऑफ कमांड में अगर उनको फैक्ट्स मसख कर कर बताए जा रहे हैं, उसकी बुनियाद पर वो फैसले ले रहे हैं, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी उनकी सवाबदीद पे हो गया। नहीं मतलब मेरा कहने का मकसद है, देखें दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि ब्यूरोक्रेसी में कोई ना कोई तो इश्यूज हैं, इतना ज्यादा हाई टर्नओवर होना, और उसके साथ साथ इतने ज्यादा फड्डे होना कि जहांगीर तरीन जैसे बड़े बड़े ओहदेदार भी जाकर इस तरह की बातें करते हैं ओपनली। बड़ी बात है यार, कोई छोटी बात नहीं है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए बातें कहना, समवन whose private jets you flew in, ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब आप इसको अंडरमाइन नहीं करें कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस क्राइसिस है जिसकी वजह से हो रहा है। अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात एक और चीज है, चलें आपकी सारी बातें सही हैं, मैं फिर भी आपसे बात अदनान भाई ये कहता हूँ कि देखें, ये तो वो जूता है जो कि आपने अपने साइज का बनाया और अपने मुंह पे मारा, ठीक है ना। हुँ। तो हुआ ये कि आपने बाहर से लोग मंगवाए, ठीक है ना, उनमें अकीदत तो है नहीं आपके लिए वो, ठीक है, उनमें वो तो एहतराम नहीं है पार्टी के विजन के लिए, ठीक है ना, वो पार्टी के मैनिफेस्टो के लिए, व्हाट द पार्टी स्टैंड्स फॉर, ठीक तो है ना। उन्होंने निकाल दिया, फिर उन्होंने निकाल दिया, नहीं खत्म। नहीं, सुन तो लो, मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद क्या हुआ कि जाहिर सी बात है फिर यही होना था कि वो आपको गंदा करेंगे, जब वो निकलेंगे तो आप वो गंदा ही करेंगे ना। तो आपको यू न्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज कमिंग टू यू एज वेल। तो मैं कह रहा हूं कि हर एंगल से अगर आप देखें, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये सारी चीजें अदनान भाई आपको सस्टेनेबल नजर आ रही हैं?
इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि इतने ज्यादा टर्नओवर हो रहे हैं, लोग जाकर गंदा कर रहे हैं पार्टी को, एंड देन ऑन द अदर एंड व्हिच इज लाइक एक और चीज है, इस पे हमने मीम भी आके मेरे ख्याल से मे बी यू कैन एक्सप्लेन कि हमने लगाया भी था कि फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, you know, the one who is coming and replacing them, let's say, is ex retired military big daddy, ठीक है ना? तो अब ये बिग डैडी का रोल भी एक बड़ा तशवीशनाक हो गया कि ये 18वीं तरमीम भी आ गई है, उसमें और भी चीजें स्पेकुलेशन में आना शुरू हो गई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इनमें से कोई भी चीज आपको नॉर्मल नजर आ रही है? मतलब या मैं शायद देखने का मेरा नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। चलो अच्छा मैं बताता हूँ, अगर अलाउ करेंगे। आपने कहा ठीक है, कोई हमने इस पे एग्री करा, डजंट हैव टू बी एन एसओपी, जिसको निकालना निकाले, उसको अथॉरिटी दी हुई है पब्लिक ने, उसकी अथॉरिटी है वो। अब जिसको उससे रिप्लेस किया है आर्मी का, उस पे आप बात करें। हम इस पे 100% श्योर नहीं उन्हें क्यों निकाला। हो सकता है कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं उन पे कुछ करप्शन के केसेस थे, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने खुद कहा कि कुछ इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है ठीक है, मीडिया के अंदर, लीक हो रही है, that's व्हिच इज not नॉट अ the गुड साइन point. फॉर लीकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट अ गुड साइन फॉर हर मिनिस्ट्री। लीकेज इज नेवर गुड साइन भाई, आप डॉक्टर से चेक कराएं, लीकेज हाँ, इज नेवर स्पेशली गुड साइन। ओके चले, स्पेशली फॉर द एसएपीएम इट्स नॉट अ गुड साइन। तो सिर्फ इसी बेसिस पे उनको निकाल सकते हैं, जिस तरह निकाले उनकी मर्जी है, ठीक है। उन्हें वो ऊपर से अच्छी अच्छी बातें कहती होंगी, फिर उनका बाद में अगले दिन डिनोटिफाई कर दिया होगा। आई डोंट सी एनी पर्टिकुलर इशू विद दैट। अब आपने ऐसे बंदे को लेके आए डीजी आईएसपीआर, अब आप क्या इल्जाम डालेंगे कि आईएसपीआर में लीकेज है बहुत ज्यादा? क्या मतलब किस एतबार से? एफिशिएंसी से, कॉम्पिटेंसी से, उनकी अच्छा, अब आप कॉम्पिटेंसी पे कुछ। कॉम्पिटेंसी पे आ गए हैं। हाँ अच्छा, मैं सॉरी, मैं कॉम्पिटेंसी और मैं साथ हाँ नहीं लेता इन चीजों को साथ, सॉरी, एक ही डिस्कशन में। तो वो कॉम्पिटेंसी पे आ गए हम। अच्छा, मेरिट पे देखें, अब बात करें तो इस पे अदनान में बेहतर समझा सकते हैं हमें। मैं तो सिंपली ये कहूंगा कि भाई हमारा इस वक्त स्ट्रक्चर, हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या अगर हम एक जिसे कहते हैं ना, एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स और क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स बनकर मुल्क की खिदमत करेंगे, या आप इलेक्टेड जो अपने नुमाइंदे हैं, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको चाहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म लें जिनको आपने मुंतखब किया है, ठीक है ना, जिनका आपने इंतखाब किया, जिनको आपने वोट दिया है, वो जाकर आपको रिप्रेजेंट करेंगे एज फेडरल मिनिस्टर्स, एज पीपल इन की पोजीशंस। आपको पता है कि क्या कहते हैं, इस वक्त पीटीए में, केईसी में, सैपे में भी यहाँ पे लगे हैं, मेरे ख्याल से काफी जगह हैं इस वक्त जहाँ पे बिग डैडी हाँ की एनडीएमए वो दिन हमने जो मीम बनाया था basically। अशर भाई आप कह रहे हैं ना कि लोगों ने इलेक्ट किया है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या इलेक्ट किया है लोगों ने? दिस अच्छा इज अ क्वेश्चन फॉर यू। एक मिनट में मेरी बात सुने। देखें जी, नॉन इलेक्टेड जो लग रहे हैं ना, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना। जो नॉन इलेक्टेड लग रहे हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर हमें नहीं चाहिए नॉन इलेक्टेड, तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम वोट दें, हम किसी भी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम अपनी, जब हम वोट दे रहे हो तो हम टूटी टिंकी पे वोट ना दें। हम कहें उनको कि यार जो भी एमएनए आ रहा है या एमपीए आ रहा है, उसको हम ये ना कहें कि यार तुम मेरी सड़क बना दो, या तुम मेरी टूटी बना दो, या तुम मेरी टंकी बना दो। उसको हम ये कहें कि जो तुम लोगों का काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तुम लोगों का काम है आइन बनाना। हमें आइन की ये वाली जो शिक है ना, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर हम नहीं चाहते कि नॉन इलेक्टेड बंदे आए हुकूमत में, तो हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन की शिक को निकालना पड़ेगा। जब वो शिक में है तो लीगल है, वो लगा सकते हैं इस पे, ठीक है। तो हम जब वोट देते हैं तो हम तो टूटी टंकी पे उठ के वोट दे देते हैं, ठीक है। और हम एमएनए एमपीए को कहते हैं कि यार तुम मेरी टूटी बना दो, तुम मेरी टंकी बना दो, तुम मुझे थाने से मेरा बंदा निकाल के दे दो, ठीक है ना। हम उससे जब भी किसी भी पार्टी से किसी भी पार्टी से हम अगर बिलोंग करते हैं, तो हम उनको ये क्यों नहीं कहते कि यार तुम लोगों का काम है कि जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और ये वाली शिक डालो और इस शिक को निकालो। जब वो है, ऑलरेडी मौजूद है, तो वो तो करेंगे। जब वो मौजूद नहीं होगी तो फिर नहीं होगा, तो फिर हम ही बेसिकली आप प्रोटेस्ट ये कर कह रहे सकते हैं कि हैं। खला है, ऐसे बेसिकली खला है जो कि वो पूरा कर रहे हैं, और हाँ, चूंकि आप में वो कॉम्पिटेंसी नहीं पूरा करने की, ठीक है। मैं ये सारी बातें मान लेता हूँ ना। मैं ये तो आपसे पूछ रहा हूँ कि देखें, इसमें दो पहलू हैं। एक तो पहलू जो आपने क्लियरली बात की, जिसके बारे में मैं भी अपने सामीन से ही कहना चाहूंगा कि भाई देखें, निकलें प्लीज, टेक पार्ट इन एक्टिवली। ये नहीं कि वोट लगा कर आ गए बस, ठीक है। टेक पार्ट इन पॉलिसी मेकिंग आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज, असल में एक क्रिएट किया गया, फसाद क्रिएट किया गया हमारे हमारे मुल्क में, कि ये ना बहुत ही हाई एंड लोगों के काम है, और ये ऐसे देखें बदमाश लोगों के अशर काम भाई, है जो कि अशर भाई, आपको कूट कर रख देंगे अगर आप अशर भाई, कोशिश आपको करेंगे। आपको भी पता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है ना, जो
पॉलिटिक्स है हुकूमत चलाने की वो और है, ठीक है? और इलेक्शन जीतने की और है। पाकिस्तान में जिनको इलेक्शन जीतना आता है ना, उनको गवर्नेंस नहीं आती, ठीक है ना? एक वडेरा है, ठीक है ना? उसके आगे मज़ारे हैं, ठीक है ना? वो इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन उसको गवर्नेंस तो आती ही नहीं है ना, उसको क्या पता कि यार गवर्नमेंट किस तरह चलानी है या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, अच्छा, ठीक है? एक पीर मैं साहब आप में एक पीर साहब में उनके आगे मुरीद हैं, ठीक है ना? वो तो उनको वोट दे के वो जीत जाते हैं, लेकिन जब मैं गवर्नमेंट में मगर आने की बारी होती है, तो उनको गवर्नमेंट चलाना नहीं पता होती। पाकिस्तान में ये बहुत नहीं, बहुत ये तो बहुत चलें, बड़ा आप मसला है एक ये। ये तो आप बड़ी एक मतलब आपने डीप बात की, उस पे तो हमें पूरी एक एपिसोड करनी पड़ेगी कि ज़ाहिर-सी बात है हम वो ये मुंतखब नुमाइंदे हैं क्यों आखिर? मगर चलें हुँ, अभी इतनी डीप नहीं जाते ना, हम तो अब ये अस्यूम कर रहे हैं कि भाई आपका वोट है, आपने जिसको दिया। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कॉम्पिटेंस, चूँकि मेरिट की बात हुई ना, मेरिट की, कि चूँकि खला है तो वहाँ मुझे आप बताएँ, चलें नजीब हारून की मिसाल ले लें। भई आप मुझे बताएँ ना, आप जिस बुनियाद पे आए थे, मैं तो छोड़ देना, अब सारी पार्टियाँ अब गंदी हैं ना, मतलब अब तो वो हो चुके हैं, वो गंदा भी कर चुके हैं और सब कुछ भी हो चुका है। अब तो आप हैं ना, आपके 5 साल अब तो गिनने हैं हमने। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप नजीब हारून की मिसाल ले लें, अगर आप फिरदौस आशिक अवान की मिसाल लेना चाहते हैं, आप इनकी ले लें। उन्होंने तो साइलेंटली रिज़ाइन किया था, फिर भी वो लेटर जो था वो पब्लिक हो गया, ठीक है? उसमें उन्होंने जो कंप्लेन की थी कि भई मुझे फंड्स नहीं मिलते अपना काम करने के लिए, मैं तो काम करना चाहता हूँ। तो भई कहने का मकसद है ये नहीं है कि ये सिर्फ है कि नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ मेरिट की है या प्रॉब्लम सिर्फ बाहर से लोगों को लाने की है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके अंदर एक क्लियरली प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने रिजॉल्व करना है। अच्छा काम करने वाले क्यों नहीं टिकते, ये भी आपने इस बात का भी जवाब देना है। और डेफिनेट खान साहब, तो उनको आपने टिकने खुद ही नहीं कहा, दिया जा रहा ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तो नहीं आप है। इन्हें कहा कि भाई, आप इन्हें कहा कि यंग लोगों को खान साहब लेकर बिल्कुल, आने वाले बिल्कुल। थे। मुझे ये, अगर तो खान साहब भी नहीं कर पाए ये काम, मैं एक हुँ। मिसाल है, लेट्स अस्यूम उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी। अब वो भी नहीं कर पाए, तो आप मुझे बताएं कि आप यंगस्टर्स को फिर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मतलब दिस वाज द गाय हु वाज सपोज्ड टू एक्चुअली ब्रिंग इन फ्रेश फेसेस which were supposed to actually uplift not just the party, forget about the party, now you're in government, ठीक है ना, नहीं, but uplift the nation अशरफ को भाई, आगे। बहुत सारी चीज़ें आई सजेस्ट इंक्लूडिंग द वंस जब उसने प्रॉमिस किया था कि जॉबें और लोग फॉरेनर्स आएंगे यहाँ पे जॉब लेंगे और जवान लोग आएंगे। आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक इलेक्शन स्कोरिंग की चीज़ें होती हैं कि मतलब आपको ना बस थोड़ा सा लोगों के अंदर वो जज्बा आ जाए कि यार भाई ये क्या बातें कर रहा है भाई, ये तो छागे बंदा कर सकता है कुछ। तो तो आई थिंक which brings me to the next the final point, Sufyan, which is exactly यही जो वापस अदनान भाई कह रहे हैं, link it to that, कि खला ही रहेगा। भाई खला ही रहेगा ना, जब लोग बस वोट लेने के लिए ही लेंगे पैसे, वो वोट लेंगे, मतलब सॉरी, पावर में आने के लिए वोट लेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद वो आकर वही चीज करेंगे जो सभी करते हुए आए, तो खला ही पैदा होगा, और आई और थिंक खला अशरफ भाई पैदा होने वो का बिग डैडी आ जाएंगे। बिल्कुल बिग डैडी और बोलेंगे तुमसे तो कुछ हैंडल ही नहीं होता, ठीक है ना, और मैं एग्ज़ैक्टली ये समझता जो हूँ फिर बिग डैडी सही कर रहे आप हैं। जो बिग डैडी की बात कर रहे हो ना, तो ये बिग डैडी ही है। ये नहीं है कि क्यों ऐसी पोज़ीशनों पे बिग डैडी आके बैठ जाते हैं कि भई क्यों बैठते हैं वो? इसीलिए बैठते हैं कि वो अवाम को ये बावर करवाएँ कि यार हम तो बहुत जीनियस हैं। हम जो हैं कि हमने तो हमसे जीनियस कोई है ही कोई नहीं है। तो हम चला के दिखाएँगे। ठीक देखिए है ना? देखिए तो वो इसलिए अवाम के ज़हन में कोट अनकोट ये चीज़ आ जाती है कि यार ये तो जो बिग डैडी है ना, तो इनसे बेहतर, इनसे इंटेलिजेंट बंदा कोई है ही कोई नहीं है। ये ज़ाहिर-सी बात है, वो क्या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। वो अवाम के दिल में ये चीज़ जानबूझ के डाल रहे हैं कि यार ये जो सिविलियन है, ये तो ब्लडी सिविलियन है, इनको ये तो एक तो करप्ट हैं, करप्ट तो चलो हैं ही हैं, ठीक है? दूसरा ये इनको काम करना आता ही नहीं है, मुल्क सिर्फ़ हम चला सकते हैं। हम फ़ौज में भी बैठ के हमने चलाया, सरहदों पे भी खड़े होके हमने चलाया, अच्छा अब हम गवर्नेंस करके भी इनको दिखाएँगे। तो लोगों के ज़हनों में ये चीज़ डाल रहे हैं। तो हमारे नहीं लोगों नहीं, को तो उठना चाहिए। हम क्या मतलब, यानी अशरफ भाई आहिस्ता-आहिस्ता हम 2000 अदनान भी, तो आहिस्ता-आहिस्ता हम 1999 में और 2000 में वापस चले जाएँगे, बट डेमोक्रेटिकली, मतलब क्या आप ये कह रहे हैं? जो हालात चल रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। वही देखिए देखिए एक चीज़ है ना वो हम जब बोलेंगे नहीं, जब हम बिग डैडीज़ को किस कह रहे हैं तरह कि बोले हैं? और थैंक यू अदनान वेरी भाई मच फॉर कर तो लिया इलेक्ट आपका, योर भाई सर्विस, खान साहब को कर तो लिया, और 40-45 किस साल तरह आपने इलेक्ट करें? सर्विस कर ली, 40-45 साल सर्विस कर ली, अब बैठ के आप सिगार पिएँ। अगर आपको इतना ही शौक है कौम की खिदमत करने का, ठीक है? आप मशवरा दें, ठीक है? कोई बुक लिखें, रिसर्च करें। बाजवा साहब को अगर इतना ही वो था तो वो बैठते, एसओपीज़ बनाते, रि रिसर्च करके देते कि यार जो इत्तलात की जो मिनिस्ट्री है वो इस तरह चलती है, वो रिसर्च करके देते।
मेरा नहीं ख्याल कि जो भी एक्स आर्मी आते हैं वो किसी ओहदे के लिए या किसी असल में पैसे के लिए असल आते हैं, में वो देखें अदनान भाई, देखिए खिदमत अदनान अशर भाई भाई, खिदमत अशर के भाई, लिए आते हैं ना, वो खिदमत के लिए आते हैं, तो खिदमत क्या ओहदा लेके ही हो सकती है, मेरा ये सवाल है। अदनान भाई 100 बातों की एक बात आपने देख लिया, हमने देख लिया, जब लेटने का टाइम आया, ठीक है ना, वो फैसल बाउडा जब बूट लेकर आया था, आपको पता है उस किस पस मंजर किस तनाजुर में लेकर आया था। जब लेटने का टाइम आया तो पीटीआई भी लेट गई और पीएमएलएन भी लेट गई और पीपीपी भी लेट गई, ठीक है ना, मतलब सभी लेट गए थे जब एक्सटेंशन की बात आई। तो हम भी तो एनेबलर्स हैं ना उसमें, ये तो सिर्फ नहीं है कि Agreed. वो उनको Agreed. हम अब वो उनको देखिए उनको सिगार पीने पे फोर्स करें ना यार आप। तो कौन करेगा अशर भाई? अशर भाई, अशर भाई, अशर भाई कौन सेहत करेगा? के लिए मुजहर है, तंबाकू अशर भाई नोशी कौन सेहत के लिए करेगा ये? मुजहर है, अशर भाई कौन? अशर भाई ठीक है, कौन बहुत करेगा? जब 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 कौन ओहदे पे करेगा? बैठे होते हैं तो बूट सर आंखों पे, जब ओहदे से उतर जाते हैं तो मुझे क्यों निकाला वाली रट शुरू हो जाती है। ओहदे पे बैठ के हाँ कहें कि ये हमें नहीं मंजूर, ये हमें नहीं मंजूर, तो इसका नहीं इफेक्ट होगा देखिए, अवाम में, तो ये बात जाएगी। ये बात ओहदे से उतर आई के थिंक देखें ये ओहदे से बोथ उतर वेज के जाता आप है। जो मर्जी कहते रहो, अवाम आपकी नहीं मानने वाली। ओहदे पे बैठ के कहो कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, जब आप ओहदे से उतर जाते हो तो फिर आप कहते रहो अवाम नहीं मानती, अवाम कहती है कि ये यार झूठे हैं। और देखिए कल अशर भाई देखिए एक चीज, जितने भी हमारे आर्मी पोस्टिंग्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, पीआईए, नेशनल ओलंपिक कमेटी, एनडीएमए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, सीपैक सीपैक या अथॉरिटी, सीपैक अथॉरिटी, ऑफ कोर्स, इनके पीछे अवाम की बैकिंग है। ये कोई आप ठीक है, ये इलेक्टेड नहीं है एज पर से, बट इनके पीछे अवाम की अच्छी खासी बैकिंग है। तो आप बस से ये नहीं कह मुराद सकते कि यार कोई बंदा, इनके पीछे अवाम की किस तरह आर्मी का इतना इन्फ्लुएंस है, क्योंकि पीछे इनके एक पॉलिटिकल कैपिटल है इसके पीछे, आप उसको बस क्या असाइड नहीं कर सकते। नहीं, पॉलिटिकल कैपिटल तो इस तरह है ना कि अदनान भाई ने भी कहा ना कि यू शो दैट यू आर द बेटर मैन, इट्स एज सिंपल हाँ। एज दैट। तो नहीं हो रहा क्योंकि आप आपको इतनी कोई केओस क्रिएट, मैं आपको कोई इतना बेटर मैन, केओस क्रिएट कर दूं, मैं इतना अगर केओस क्रिएट कर दूं, ठीक है ना, कि अब फिर मैं ही इसको हैंडल कर सकता हूं। तो अशर भाई आप बताएं, कोई आइडेंटिफाई करें ना, अशर भाई हु आर द बेटर मैन एंड वुमेन, आप बताएं। पीटीआई में कोई नजर आ रहा है आपको? नजीब हारून वाज वन ऑफ देम यार, योर ओन पार्टी, शिबली फराज इज वन ऑफ देम, शिबली फराज इज वन ऑफ देम। तो आगे शिबली फराज भाई, सदाकत यार अब्बासी यू है आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, डू यू? सदाकत अब्बासी है जिसने हमारे एक्स पीएम को इलेक्शन हराया, वो अच्छा बोल भी भाई लेता है, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको लगा ले, यंग बंदा है, उसको मैं लगाए। मेरी अब्दुल्ला भाई से बात हो रही थी इस मौजू पर, और मैंने कहा भाई शिबली फराज हो या अवाम हो, ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए 100 बातों की एक बात, शिबली फराज के वालिद साहब जो मायना शायर रहे, जाहिर सी बात है, अहमद फराज, उनका एक शेर पढ़ देता हूँ ताकि हमारे और आपके दिल को ठंड पै जाए कि असल बात है क्या। तो अहमद फराज साहब कहते हैं, दिल को तेरी चाहत पर भरोसा भी बहुत है, ठीक है, दिल को तेरी चाहत पर भरोसा भी बहुत है। वाह, अदनान भाई, दिल को तेरी चाहत पर का भरोसा भी बहुत है। और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता अदनान भाई, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। तो देखें, ये धचका तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर तो आप एक साइड पे हो जाएं ताकि ये धचका ना लगे रहे। हम कभी खान साहब से उम्मीदें लगाएं, कभी किसी से उम्मीद लगाएं, अच्छा पॉलिटिशियंस भी इनसे उम्मीदें लगा दें, चाहे ये लोटा इधर आ जाए, वो लोटा इधर चले जाए कि यार इधर मेरा मफाद पूरा हो जाएगा, उधर मेरा मफाद पूरा हो जाएगा, सबके ही डर काम नहीं होने वाला, इसमें काम कहीं नहीं होने वाला। तो काम किस तरह होगा अशर भाई, काम किस तरह होगा? अधपकी चीज से भी काम नहीं होने वाला। मुशर्रफ का दौर आपको याद है, अधपकी चीज से भी काम नहीं होता, ठीक है ना। तो इस तरह आधी पौनी चीजों से कभी काम नहीं होने वाला। इस तरह की टेंशन रहेंगी, मुल्क आगे नहीं चल पाएगा, सफर हम करेंगे। और होता क्या है इसमें, होता क्या है, क्योंकि हर आदमी फिर जब लेके आता है ना एजेंडा, वो यही लेके आता है, ठीक है, और वो सेल यही करता है। इवेंचुअली होता ही है कि उसके पास कोई पावर होती नहीं है, वो चेंज कर नहीं पाता, वो जो मामला है वो और डिटेरियोरेट होके और खराब ही हो रहा होता है। आप देख लें कंपेयर टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, आई थिंक सबसे ज्यादा इनका इनपुट अब है कंपेयर टू बिग डैडीज का इनपुट अब है एट की पोजीशंस देन बिफोर। तो इट्स जस्ट दैट कि वो जो चीज है, आप उसको इतना एक टाइम पे आके उसको बोल के एंड इतना ऑर्डिनरी बना के। चीज है सुफियान, एक तो ये कि इवन पीटीआई सपोर्टर्स वो कहेंगे आजकल, यही हमने मीम भी इसे बनाया था कि नाउ गवर्नमेंट एंड आर्मी आर ऑन द सेम पेज, यार ऑन वन पेज। अब वो क्या होना भी चाहिए ऑन वन पेज, यानी डू दे हैव अ चॉइस इन दैट, उस पर अलग डिबेट है, लेकिन ये रियलिटी है। इवन वन पेज का ये हरगिज मतलब नहीं है कि यार जो सिविल गवर्नमेंट है वो उनके नीचे लग जाए। वन पेज का ये तो मतलब नहीं है ना। वन पेज का क्या मतलब होता है? वन पेज का मतलब लोग ये कहते हैं, पीटीआई वाले ऐसा जस्टिफाई करते हैं, यार देखो एटलीस्ट वो सेम पेज पे तो हैं।
क्या देखिए मतलब मैं सेम आपको whatever. सेम पेज की डेफिनेशन बताएं, मैं सेम पेज की आपको डेफिनेशन क्योंकि क्या है? आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी यार ऑपोजिट पेज पे जा नहीं यार पाई। भाई पीटीआई वालों के वो पीटीआई वोटर्स को मेरे ख्याल से शदीद एमनीशिया है। इसी 18वीं तरमीम के लिए खान साहब ने एक टाइम पे बोला था कि भाई मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ प्रोविंसेस को, पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए। अभी 18वीं तरमीम की बात आएगी तो सब लेट जाएंगे। भाई ये छोड़ दो ये बातें, ये पीटीआई वोटर्स को एमनीशिया क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। नहीं, भाई देखिए खान साहब के अपने चैलेंजेस हैं, उनको पता चला पावर में आने के बाद। सिंपल यस, सिंपल एज दैट। ठीक है, हाँ, हकायक की जो बुनियादें नहीं उनका अशर मैं जब एग्री आया नहीं हुई करता है इस बात से। तब उनको समझ में आ अशर रहा है। में मैं देखिए अरशद एग्री भाई वो सब आप अगर पॉलिटिकल पार्टीज आप पे अप्लाई होता है ना, ऑपोजिशन की एग्जैक्टली गवर्नमेंट अलग होती है, रूलिंग और पार्टी की गवर्नमेंट अलग होती है। एग्जैक्टली और आप इतने कोई वो जिस तरह वो कामरान खान आता है नन्हे मुन्ने काके तो नहीं है कोई भी कि किसी को पता ना हो कि भाई अच्छा, क्या और रियलिटीज है उसकी। दूसरी बात है मेरिट पे आपने बोला था छोटी मोटी जमातों को हम नहीं देंगे, तहरीकों को हम नहीं देंगे, ये क्यों भाई? नहीं, उनके पास शाह महमूद कुरैशी जैसे स्टॉलवर्ड्स नहीं और ये नहीं हो, आधी तो टर्नओवर हो गई है, पूरी 100% टर्नओवर हो गई है, आधे से ज्यादा तो कैबिनेट टर्नओवर हो और गई आई है, थिंक उसमें बिग टर्नओवर से डैडी क्या आ बुरा, गए। टर्नओवर अच्छा से क्या बुरी बात है? नहीं, एक मिनट, आपने नहीं, चूंकि आपने मेरिट की बुनियादों पे अटैक किया था ना कि व्हाट अ जबरदस्त मेरिट है खान साहब की। अच्छा, एक तो ये, दूसरी बात मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा अदनान भाई, उस पर जी आप भी तबसरा करिएगा जाते जाते इस टॉपिक से निकलते निकलते, कि आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं कि लोगों को आप मतलब ये बात हमने मेरिट की बात की और बाकी सारी चीजों की बात की, मुझे आप बताएं कि जो अगर कोई चार आने का भी खुलूस है किसी में, या चार आने के लिए भी उन प्रिंसिपल्स पे स्टैंड करता है, तो उनको आप साइडलाइन कर देते हैं, उनको आप मुल्ला कहकर साइडलाइन कर देते हैं, उनको आप ये कहकर साइडलाइन कर देते हैं, मतलब कोई ना कोई आप रीजन निकाल लेते हैं उनको साइडलाइन करने का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो आपका अपना मफाद जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, उन लोगों के साथ जो जिनको आप पावर में देखना चाहते हैं, पर्सनल मफाद, या एज अ वोटर आप इमोशनली इन्वेस्टेड हैं किसी एक मतलब एक जैसे पीपीबी का वोटर उसमें इन्वेस्टेड है, पीएमएलएन का वोटर उससे नहीं निकल पाता, उसके झाग से, और अब पीटीआई का वोटर उस झाग से नहीं निकल पाता। तो हम सामीन को भी ये कहूंगा कि भाई अगली बार जब वोट करें तो प्रिंसिपल स्टैंड तो लें यार अपनी लाइफ में। इस तरह अगर आप भी एक ही जगह साइड लाइन होते रहेंगे और अपने आप को अपनी अपनी यानी पार्टी लाइंस पे डिवाइड कर देंगे अपने वोट को और अपनी अलीजेंस को, ना कि पाकिस्तान के साथ, ना कि अपने 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 वतन पाकिस्तान के साथ, उसकी बेहतरी के साथ, उसके लोगों के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, उसके विजन के साथ जोड़ेंगे जिस विजन पे वो बनाता, तो यही होता रहेगा। ये भी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता नान भाई कुछ कहना है इस पे। एग्रीड जो भी आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने। चले एनी हाउ, कभी हमने काफी लंबी बहस करती है इसके ऊपर, बहुत कंफ्यूजन है अभी भी, पता नहीं किसको वोट देना है। अब बात करते हैं कोरोना के बारे में, कोरोना इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली। आई एम श्योर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए भी काफी मुश्किलात में होंगे। मुझे भी अपनी सिर्फ आधी तनख्वाह मिली थी, अदनान पे आप पूरी तनख्वाह मिल रही है? हाँ जी, मुझे पूरी मिल रही है, अल्लाह का शुक्र है। जाहिर सी बात है, अब दुनिया के सबसे हार्डेस्ट वर्किंग एम्प्लॉई हैं आप। ज़ाहिर बात है। यार सुफियान, आकिफ कुछ भी बोलो आकिफ, ये इस बात पे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अदनान भाई ने जो अभी बोल भी दिया ना, रिआइटरेट कर लिया। अदनान भाई अगर नहीं करे, अदनान भाई अवार्ड होल्डर अदनान हूँ, भाई चेयरमैन अदनान अवार्ड भाई होल्डर हूँ। रमजान में झूठ नहीं बोले यार, प्लीज क्या? खुदा के लिए अच्छा, यार, नहीं मुश्किल हो क्यों? रही है क्या यार हो गया यार? अदनान भाई मुश्किल हो रही है यार मेरे लिए रमजान में बर्दाश्त करना ये बात। यार हद हो गई है यार। नहीं मतलब आप इतना ज्यादा काम करते हैं ना कि वो ज्यादा काम देखिए, वाली डेफिनेशन ही उड़ गई है। मैं इंटेलिजेंटली काम करता हूँ। मैं आप लोगों की तरह जो है ना पूरी रात बैठ के काम नहीं करता, ठीक है? मैं ओ बिल्कुल स्पेसिफिक जो अदनान में काम पूरे होता है पूरे घंटे काम करते हैं। हाँ, आकिफ ने मुझे काम ऑफिस का काम करते हुए देखा हुआ। जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो मैं फिर काम कर रहा होता हूँ वो। अदनान बात भाई तो सही है, वो काम कर रहे होते हैं। हाँ, हम लोग वो होता है ना कि हार्ड वर्क और हार्डली वर्क है, वो ऐसा वाला डेफिनेशन आ गई आपके आगे। सच बता रहा हूँ मैं सीरियस बोल रहा हूँ। एलबीडीएनिंग तो नहीं कर, एलबीडीएनिंग तो नहीं कर, लुक बिजी डू नथिंग, लुक बिजी डू नथिंग। नहीं, अगर ऐसा होता ना तो चेयरमैन अवार्ड ना मिलता मुझे। चेयर अवार्ड चेयरमैन आपका दोस्त था, ठीक है? अदनान भाई चेयर अवार्ड मिल गया। वैसे चेयर अवार्ड भी मिलना चाहिए मुझे। बैठे ही रह गए अदनान भाई। अदनान बैठे ही भाई रहेंगे। जैसे पाकिस्तान में सीपे का चेयरमैन बन जाता है ना, मुझे आपके चेयरमैन में भी थोड़ा सा डाउट ही आ रहा है अभी तो। चले बहरहाल बात करते हैं पाकिस्तान पे कोरोना की वर्सेस लेऑफ्स। आई एम श्योर काफी सारा ट्विटर पे भी आ रहा है, एक्सवाईजी कंपनी जो है बड़ी बड़ी कंग्लोमरेट्स जो है अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक रिलीफ प्रोग्राम लॉन्च किया है। अशरफ भाई, क्या नाम था इसका? यार इसका नाम तो मुझे नहीं पता, मगर नहीं एहसास प्रोग्राम ही। ये स्टेट वेजेस बैंक के ने लिए बेसिकली स्टेट बैंक ने मतलब पेरोल प्रोटेक्शन एक्ट के पेरोल प्रोटेक्शन प्लान कुछ इस तरह का कुछ किया, जिनकी सैलरीज थी अप टू 200 मिलियन हाँ, रुपीस। बेसिकली जिनकी सैलरी
लेस देन 200 मिलियन जिनकी सैलरी 200 मिलियन, काश किसी की सैलरी 200 मिलियन हो, मैं नहीं, जिनके बिजनेसेस एक्सपेंसेस की जिन बिजनेसेस की एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस 200 मिलियन से लेस है, कम है, वो रुपीस वो 100% अवेल कर सकते हैं इस फैसिलिटी को। 6 मंथ की आई थिंक ग्रेस पीरियड है एंड 5% का मार्कअप है, व्हिच इज लो बाय पाकिस्तान स्टैंडर्ड आई गेस। और अगर लेस देन 500 नहीं मोर देन 500 मिलियन है इस तरह कुछ, तो फिर 50% ऑफ दैट सैलरी एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं अंडर दिस पेरोल प्रोग्राम। तो ये बट let me be clear, this is obviously for the formal sector, not for the informal sector, which accounts for more than 70% of the economy. यस। तो अभी स्टेट बैंक ने कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक डेटा टिल अप्रैल 24th around 300,000 people have benefited from this scheme, और वो कह रहे हैं अराउंड 700 कंपनीज ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड किए हैं, लेकिन फिर भी काफी कम है ना। आई मीन जस्ट 700 कंपनीज। आकिफ Yeah, मैं 300,000 क्या चीज है यार, 300,000 इतना आकिफ लोग मैं हैं। मैं इतने उससे सुफियान के पास है यार just एम्प्लॉइज। just to put it into perspective, मैं एक यूएस की अभी एक रिपोर्ट पढ़ा था बड़ी रिसेंटली। 7.3 मिलियन रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं, जिसमें वो लोग ऐसा ऐसा ब्रेकडाउन करके दिखाते हैं। आई थिंक द लोएस्ट कैटेगरी जिसके अंदर आपको इफ यू कैन अवेल द डिस्काउंट जो सैलरी की जो लोग लेवी कर रहे हैं एज द फेडरल रिजर्व करके दे रहा है, उसमें आई थिंक मिनिमम आपके कोई 10 एम्प्लॉय होने चाहिए। एग्जैक्टली आई कांट रिमेंबर एग्जैक्ट द नंबर, लेकिन 3.4 मिलियन बिजनेसेस जो कि लेस देन 4 एम्प्लॉयज पे बेस्ड आउट हैं, उनको इस चीज से कोई फायदा नहीं हो रहा। एंड द स्मॉलेस्ट बिजनेसेस आर द वंस व्हिच हैव बीन हिट द मोस्ट, क्योंकि अगेन स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल लिक्विडिटी, यार वो लोग मेरा ख्याल है यू नो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अब तक बहुत वाजे हो चुका है कि होने क्या जा रहा है। होने ये जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना कंसोलिडेशन की वेव है, आने वाली है और आ रही है। मर्जर्स छोटे एंड बिजनेसेस टेकओवर्स। मर्ज हो जाएंगे, Correct. छोटे बिजनेसेस नहीं बर खत्म हो जाएंगे और उनका शेयर नहीं, कोई और खा लेगा अदनान भाई, बेसिकली। लेकिन अदनान भाई देखिए, अगर सॉरी अशरफ भाई, अगर हम इसको कंपेयर करें ना जैसे पाकिस्तानी मार्केट से, ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट में आई डाउट कि जो जितने इनफॉर्मल बिजनेसेस है कोई मर्ज और एक्विजिशन वगैरह से ज्यादा बढ़ के, अगर इनफॉर्मल बिजनेसेस हैं, एक ठेकेदार के नीचे 8-10 लोग काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम मिलता है वो उनको काम डेलीगेट करता है और खत्म करके आ जाता है। आई थिंक यहाँ पे बिजनेसेस मर्जर और एक्विजिशन से बढ़कर यहाँ पे बिजनेसेस ठप होकर गिर जाएंगे। और हम मैंने लोग कहा यहाँ पे ना, जब मैंने कहा होगा, मैंने ये कहा खत्म हो जाएंगे, उनका शेयर कोई और खा जाएगा, करेक्ट, और बड़े हम बिजनेस खा जाएंगे, यहाँ पे हाँ, बात यही कर for रहे होगा। sure. हैं, हम यहाँ पे दूसरी बात कर रहे हैं 70% आवाम की, जो कि 2 करोड़ की आबादी के अंदर, 2-2.5 करोड़ की आबादी के अंदर 70% बहुत बड़ी अमाउंट मानी गई। देखिए, मैं और उसकी भी हालात क्या है, उसके हालात ये हैं कि अभी जो सर्वे हुआ था, लास्ट सर्वे हुआ था, उसमें यही था कि नहीं सॉरी, एज पर 2019-2020 फिस्कल बजट फॉर प्रोविंसेस एंड प्रोविंसेस, एवरेज जो सैलरी मिनिमम वेज जो तय की गई फॉर्मल सेक्टर के लिए, फॉर्मल सेक्टर के लिए वो 17,000 रुपए महाना है। अव्वल तो 17,000 रुपए महाना भी बहुत कम है, और वो भी फॉर्मल सेक्टर के लिए। इनफॉर्मल 70% है आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर। आउटसाइड ऑफ एग्रीकल्चर अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर को गेज करें तो 70% ऑफ द इकोनॉमी है। अब मसला ये है कि जब ये आप इस पे बात करें और इस पे आप सोचें कि दिन की दिहाड़ी वालों का क्या हाल होता है और कितनी वेज डिस्क्रिमिनेशन होती है, और बिटवीन मेन एंड वुमेन भी डिस्क्रिमिनेशन होती है एट ऑल लेवल्स, आप सिर्फ सोच ही सकते हैं कि इस वक्त किस लेवल की डिस्ट्रक्शन मतलब ढाई जा रही है हमारी इस वक्त अवाम पर। और इस पे एसबीपी कोई भी फॉर दैट मैटर, स्टेट बैंक हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आई वुड से कुछ कर नहीं सकते एज सच, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये नेचुरली इनको वापस मतलब अपने कामों पे जाने दें, ऑब्वियसली व्हिच इज अ टफ डिसीजन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये एक रियलिटी है, ये रियलिटी है। और देखिए इसकी वजह से होता क्या है, फिर होते हैं ले ऑफ्स, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा अगेन, क्योंकि आकिफ कहता है मेरे पास थोड़ी फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो आई थिंक मैं झाड़नी चाहिए यहाँ पे, बट प्लीज कमिंग बैक टू इट, बट सुफियान प्लीज तुम ज्यादा एडवांस में ना जाना। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। अगेन लॉट ऑफ बिजनेसेस पे अगेन जो हम लोग ब्लेम डाल रहे हैं ना कि जो बिजनेसेस लोगों को फौरन ले ऑफ कर रहे हैं, देखिए अगेन जब हम छोटे बिजनेस की बात कर रहे होते हैं तो वो एक बहुत छोटे से कैपिटल के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं अपने लोगों को देने के लिए, अपना सामान खरीदने के लिए और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए और अपने घर पे ले जाने के लिए। अब यहाँ पे हम जब बात करें ले ऑफ की, और हम लोग जब बोलते हैं ना कि भाई सारे बिजनेस जो ले ऑफ जो कर रहे हैं वो गलत है, दैट इज नॉट राइट। अ लॉट ऑफ बिजनेसेस उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि भाई वो सुफियान, हम देखो तुमने बात सही की, एक तो एक जो स्मॉल बिजनेसेस है उसके अंदर तो ओनर का भी लॉस है, बिल्कुल, और ओनर का ज्यादा बड़ा लॉस है आई फील, और आई वुड से ओनर का ज्यादा हम लॉस बात होता है। करें जो ट्विटर पे जिनको जो है बेसिकली बदनाम किया जा रहा है उन कंपनीज को, मैंने भी निशात का नाम भी देख रहा था, उनका ये है कि उनके ओनर्स के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैपिटल है, तो वो बस बेसिकली फायर कर रहे हैं
या नहीं इन सब या फरलो कर रहे हैं अगर मैं अपने आपको फायदे के लिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए अभी हर कंपनी, आई थिंक we're heading into a more likely than not we're heading into a global recession जो कि ग्लोबली वी इफेक्ट आर करेगा। वो यार ठीक है। अब हो ये रहा है कि मैं इनफैक्ट एक कंपनी की मैं एक स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट देख रहा था, तो वो लोग कह रहे थे कि भाई उनको सबसे उनका प्राइमरी टारगेट जो है ना वो कॉस्ट कटिंग है विद मिनिमम डिस्ट्रप्शन टू द करंट वर्कफोर्स। ठीक है। अब होता ये इन इन लेट्स से कोरोना इज जस्ट वन फैक्टर कि वो उसकी आड़ में बहुत सारे काम जो आपको करने होते हैं ना अपने पैसे बचाने के लिए, आप वो कर लेते हैं। अभी क्या है, चाहे बड़ी कंपनी हो कि छोटी कंपनी हो, दे हैव अ गुड वैलिड एक्सक्यूज कि भाई कोरोना है, हमारी आगे डिमांड हम लोग को विजिबल नहीं दिख रही, अभी हमारे पास करंटली पैसे नहीं है, सॉरी भाई आप कहीं और जाके जॉब ढूंढ लो। यहाँ पे मसला है ना, इट्स नॉट जस्ट कोरोना, इट्स अबाउट द रेगुलेशन। आई थिंक जो हम लोग, मैंने अशर भाई से पहले भी इस चीज पे बात करा था यहाँ पे, कि हम जब ये रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि भाई हर कंपनी को तो पहली बात अलाउ भी नहीं होना चाहिए छोड़ने के लिए आदमी को। भाई अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास बाय लॉ यू शुड नॉट बी अलाउड टू जस्ट ले ऑफ एम्प्लॉइज जस्ट लाइक दैट एंड इन भाई लार्ज नंबर्स। कौन सा लॉ, मैं समझ नहीं पा नहीं, रहा वो हूँ। तो भाई कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पे होता है ना, लॉ? हमारे यहाँ क्या तो वो लॉ जिसके तहत बच्चे बेचारे काम कर रहे होते हैं फैक्ट्रियों में, इतना भारी काम कर रहे होते हैं, मैं ये वो लॉ है मैं जहाँ उसी पे चीज पे आ रहा हूँ। मैं अशर भाई मैं उसी चीज पे आना चाह रहा हूँ कि हम जब रेगुलेशन के यहाँ पे बात करें तो रेगुलेशन ऐसे टाइम पे नहीं बनाई जाती कि जब आपके पास क्राइसिस चल रहा होता है। ये जो चीज है अभी जो आप अभी देख रहे हैं ना, दिस हैज बीन इन द मेकिंग फॉर द लास्ट 15 20 30 इयर्स। जब तक आपकी कोई पॉलिसी रियली कोई एक्ट में नहीं आती ना, तब तक आप इन चीजों से दूर रह रहे हो। फिर आपको जब ऐसे कोई क्राइसिस पड़ता है ना आपके सर के ऊपर, तब आपको रियलाइज होता है भाई इसमें तो बड़े फ्लॉज थे जो कि हम लोग नॉर्मली ओवरलुक कर रहे थे। एंड लेट्स टॉक ऑनेस्टली भाई, हम सब जब पाकिस्तान जाते हैं, हम लोगों ने कभी जब अपने गाड़ी का टायर खराब हुआ हो, क्या हमने नहीं देखा कि वहां पे बच्चे काम करते हुए? हाँ, बट इवन देन हम लोगों ने बोला यार क्या इस बेचारे बच्चे की जिंदगी है यार, ये बंदा ये काम कर रहा है, बट वी डिड नथिंग। हम लोगों ने ज्यादा क्या काम किया? नहीं। तो मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ, जब रेगुलेशन की बात करते हैं ना, एट दिस पॉइंट मैं इनफैक्ट पूरा ब्लेम अभी गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते, क्योंकि भाई एक टाइम होना चाहिए आपके पास। अगर गवर्नमेंट ने जब टाइम था उन्होंने एक्ट नहीं किया, बट एट दिस पॉइंट यू कैन नॉट जस्ट गिव देम द एंटायर रिस्पांसिबिलिटी कि भाई आपकी गलती है कि सारे लोग जो निकल रहे हैं। आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप उसको रेगुलेट कर सको, और फिर जब ऐसा क्राइसिस है तब आप मॉनिटर कर सको कि भाई वो चीज सही हुई कि नहीं हुई। तो सुफियान तुम करोगे फिर? नहीं मैं तो नहीं, मैं नहीं इतनी नहीं इतनी मैं बड़ी नहीं करूंगा। इतनी नहीं इतनी बड़ी मैं स्पीच और सलवार फिर हाँ नहीं नहीं मेरे अपनी बात नहीं गलत। मैं जनरल तो पर पब्लिक यही के है ना, लिए मेरे एम्प्लॉइज तो नहीं सुन रहे इस मेरे पॉडकास्ट एम्प्लॉयज मेरे एम्प्लॉयज मेरी मर्जी। अच्छा लेट्स यार नॉट बहुत से दैट। टेक्निकल हो गया। एनीवेज पॉइंट ये है कि इस वक्त मैं अपने सामीन से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज मोहतरम सामीन जो आप सुन रहे हैं, कहीं भी सुन रहे हैं, किसी भी दुनिया के कोने में, गली में, कूचे में सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने अपने मोहल्लों में देखें। दिस इज द बेस्ट वे टू रीच आउट एक्चुअली एंड टू डू कम्युनिटी वर्क। अब ग्रास रूट वर्क इस वक्त जरूरत है, ग्रास रूट जॉब। जिस तरह हमने कहा देखें स्टेट बैंक, फेडरल लेवल पे ऐसा कैश एहसास प्रोग्राम, व्हाटएवर, जो भी जितने भी कंट्रोवर्सीज हों, बहरहाल पॉइंट इज कि वो उनकी फिर भी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं हो सकती जितनी की आपकी हो सकती है एज अ लोकल हेल्पर। अपने अपने गली मोहल्ले में देखें, अपने रिश्तेदारों से पूछें, कैन दे आइडेंटिफाई पीपल इवन इफ यू आर आउटसाइड। आप पूछें, प्ले योर पार्ट इन रीचिंग आउट टू मतलब वो लोग जो कि सफेद पोश हैं, उन लोग जिनके पास इस वक्त दिन की दिहाड़ी वाले हैं, आपके मोहल्ले में ही रहते हैं, आपके साथ शायद अशर नमाजें भी भाई पढ़ते होंगे। अशर भाई ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करें? एग्जैक्टली मैं नहीं एक मिनट आके नहीं, मैं बिफोर ओवरसीज ही की तो बात कर रहा हूँ। देखें ओवरसीज के लिए तो सबसे पहले तो इस बार एनजीओ जितना जबरदस्त काम कर रही हैं ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन अपनी उन्होंने प्लेटफॉर्म्स को लेकिन डिजिटाइज देखिए ना, किया है। एनजीओस तो बस पैचवर्क है ना, वो तो आप बस चेक काट के हाँ दे दो, ठीक है, एग्जैक्टली दैट्स मैंने ग्रेट, आपको कहा पैचवर्क मैंने है कहा ना एनजीओस। हाँ कि मैंने तो आप कह रहा हूँ ना, देखें ऑब्वियसली कुछ बहुत बड़ी बातें हमने डिस्कस कर ली, हमने बात की गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी की, हमने बात की वोटर हाँ वोट दे, ये सारी चीजें तो हो गई ना, ये तो हाँ बड़ी बातें होंगी। अभी आज का काम करने का ये है कि देखें आप सबके रिश्तेदार तो होंगे ना यार, कोई तो होगा वापस पाकिस्तान में, आपके गली मोहल्ले गांव में, आप उनसे बात करें, आप उनसे पूछें कि यार वो कौन से लोग हैं, मैं आपको पैसे भिजवाता हूँ, आप उनके लिए सामान राशन का अदनान इंतजाम भाई, करें। आपके गांव में लोग हैं अदनान भाई कोई? हाँ है हमारे गांव में, तो मैं देहात से छोटा ताल्लुक सा रखता हूँ। चीचावतनी के चीचावतनी से? देहात से मेरा ताल्लुक है। और वहाँ आई पे थिंक मेरे ख्याल से काफी काफी मेरे ख्याल से काफी अदनान भाई मोस्ट क्वालिफाइड एनजीओ पर्सन है काम कर रही चीचावतनी हैं। से। उसने काफी एनजीओ काम कर रही हैं। अलखिदमत बड़ा अच्छा काम कर रही है वहाँ पे हमारे गांव में, तो कर तो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी वो अच्छा इनफ नहीं है। आकिफ आई थिंक बिफोर आई थिंक एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ
कि देखें अगेन जिसका जितना लिमिटेड एक्सपीरियंस हो रहा है सोशल मीडिया पे देखने से, उनको वही सबको आइडिया हो रहा है कि इवन आफ्टर द ट्रेमेंडस वर्क ऑल दीज एनजीओज आर डूइंग, ये चीजें अभी भी हम लोग डिमांड मीट नहीं कर पा रहे। जितने लोग को अभी राशन चाहिए फॉर एग्जांपल, वी 70% और भाई 70% आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी है आउटसाइड Correct. एग्रीकल्चर, अब मतलब मैं- दैट्स टू दिस इम्पॉसिबल टू मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तो एक माइनर सा इन्फ्लक्स आने वाला है, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो ले ऑफ हुए हैं इन द गल्फ, दैट इंक्लूड सऊदी, यूएई एंड इवन इन द यूरोप। Yes. मैंने पर्सनली खुद देखा कि लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल। भाई वी हैव लॉस्ट जॉब्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट पीपल जो यू नो ब्लू कलर जॉब करते थे। मैंने खुद देखा लोगों की पोस्टें जिन्होंने 10-12 साल अच्छी जगहों पे काम किया हुआ है, अच्छी क्वालिफिकेशन, एंड दे आर लूजिंग जॉब। तो आई मीन एट सम पॉइंट इन टाइम किसी ना किसी को भाई, क्योंकि अगेन लीगल कंसिडरेशंस भी होती हैं, दे विल हैव टू कम बैक टू आवर ओन कंट्री, और फिर वहां पे उनको सरवाइव करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स और सो। तो हम मतलब अगेन यहाँ पे जब अशरफ भाई कह रहे हैं ना कि अपने लोगों को देखें, तो आई थिंक प्राइमरली उन लोग को भी जरा जरूर देखें जो कि एट दिस पॉइंट दे आर इन एक डिफरेंट बैटल में है कि यार कहाँ होगा क्या होगा, क्योंकि उनकी करंट सिचुएशन इतनी बुरी है, उनको ये भी नहीं पता कि वो आएंगे तो कैसे आएंगे, क्योंकि फ्लाइट्स इटसेल्फ थोड़ा बहुत इशू है, लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हुआ हुआ है, इंटरनेशनल के सारा जो ट्रैवल बैन हुआ हुआ है इसकी वजह से। तो दैट इज ऑल्सो यू नो सम कंसिडरेशन जो कि एक पड़ेगी। एक अगेन एनजीओज ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही हैं, एंड मे बी दे विल बी स्ट्रेच्ड इवन मोर आफ्टर मोर पीपल कमिंग इनटू द कंट्री। इसमें एक और फैक्टर है सुफियान, तुमने कहा था माइग्रेंट्स का, रेमिटेंसेस भी जो है खास तौर पे मे की बिल्कुल। काफी हिट करेंगे, फॉर श्योर। उसको उन्होंने ओवरसीज उसको ऑफसेट करने के लिए उन्होंने कुछ गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाले थे। मैं सुबह पढ़ रहा था, कुछ पता नहीं कुछ डिस्काउंट ओवरसीज पाकिस्तानी स्कूल के लिए कुछ सर्टेन प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस देंगे, बट आई थिंक दैट्स जस्ट डैमेज कंट्रोल। करेक्ट। उसका इम्पैक्ट तो हमें पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स पे पड़ेगा, नॉट अ गुड टाइम। तो अशर भाई आप फिर डॉलर भेजेंगे वापस? बस मैं डॉलर नहीं को बौछार कर दूंगा अगर सुफियान मुझे ट्रांसफर कर दे टाइम पर। ठीक है ना सुफियान, मेरा भी ख्याल रखना। दान आपका ख्याल रखना कि चीचा बत्ती का ख्याल रखना है, आप ये थोड़ा क्लैरिफाई करें। भाई आप सोच रहे हैं सुफियान भाई की आपने बातें सुनी है? डिपेंड करता है चीचा बत्ती में कितनी इनकम इनइक्वालिटी है। सुफियान भाई यूएस फेडरल रिजर्व की बात कर रहे थे और उधर बता रहे थे कि भाई मेरे बिजनेस को तो लोन ही नहीं मिल रहे, वो मैं ये तो मैंने अशरफ भाई नहीं कहा, अशरफ भाई ये तो मैंने नहीं कहा। पेरोल प्रोटेक्शन हम बेचारे स्टेट बैंक की बात कर रहे थे, वो चलेगा यूएस फेडरल रिजर्व भाई। अब आप बताएं डॉलर ये नहीं भेजेंगे तो कौन भेजेगा, मुझे बताएं। सुफियान का मसला उसका अनडॉक्यूमेंटेड है ना, ये मसला है। हाँ ठीक है सारे एक्सपोज कर दिया ना, एक ही पॉडकास्ट में सारा पेल दिया। अरे सुफियान बेहतरीन, मेरे पास आइडिया तो मैंने तुम्हें कंस्ट्रक्शन में आओ सारा करो तुम, ब्लैक का वाइट सारा करो। ये सारा मेरा प्लान वो मीम नहीं है कि वो सारी स्कीम्स जोर से बोल के सबको बता दिया आपने, खत्म, मेरा सब कुछ एक्सपोज हो गया। अब तो बहुत लेट हो गई। नहीं लेट नहीं, ऐसा नहीं है, नेवर लेट इन द करंट scenario. Never late to be too corrupt. Never late to be too corrupt. Never late. आपके पास कम से कम अगले 1 साल तक का तो टाइम है, गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस किया है दिसंबर तक का। चलो लास्ट टॉपिक बिफोर वी गो, ये कहने एक ऑनगोइंग ट्रेंडिंग स्टोरी है ट्विटर पे, लम्स फी हाइक। लम्स जो जिनका पता आपको एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, लाहौर में, उनकी ये कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि उन्होंने एज यूजुअल हर साल अपनी जो है ट्यूशन फी बढ़ाते थे। अच्छा, इस पे पहले एक डिस्कशन हो, इस पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी जो है किस तरह, या नॉट फॉर प्रॉफिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह अपने प्रॉफिट बना सकती है। तो क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? या एक मिनट अगेन थोड़ा सा मिसलीडिंग है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रॉफिट बनाती नहीं है। अगेन टू सम एक्सटेंट हर नॉन प्रॉफिट को प्रॉफिट बनाना पड़ता है टू रिमेन इन बिजनेस एंड have their activities running. Not necessarily, but more often than not, बात करो, legally बात करो। नहीं लीगली, क्योंकि उनका मोटिव ये नहीं होता, उनका मोटिव is again to provide service rather than to provide profit. नहीं, they provide professors rather than profit. Provide professors rather than profit. हाँ, again the clarification, मैं बात करूँ legal perspective. When an organization is registered as a not for profit, for example आपके PTI लीगली जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं दे आर रजिस्टर्ड एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट। पाकिस्तान में बेस्ड ऑन माय नॉलेज तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं सिवाय लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब या पंजाब को यूनिवर्सिटी आ रहा है, इनमें से एक जो है दे आर रजिस्टर्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि yes they can generate a profit just like any other company, but unlike
एनी अदर कंपनी, वो प्रॉफिट जो है रिटर्न नहीं कर सकते अपने शेयर होल्डर्स को, वो प्रॉफिट वहीं पे रहेगा। तो या दैट फिर इज फ्रॉम वो अ लीगल पर्सपेक्टिव। फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव वो ओनर जो है, जैसे वो सुफियान पैसे वापस अपने घर लेके अपना आईफोन नहीं ले सकता उस पैसों से। हाँ, सुफियान अपने आप को एम्प्लॉय करके अपने आप को सैलरी देकर आईफोन ले सकता है अपने एनजीओ से, बट सुफियान वो डायरेक्ट बिंगो अपने घर लेके जा सकता है। बिंगो तो यार ये कोई यूनिवर्सिटी में स्कोप शॉप है, मुझे थोड़ी सोच रहा था मैं ऐसे ही बस। आप प्रोफेसर लेकर आ जाएं, बहुत आपको भी इंस्टीट्यूट मैं खोल खुद ही दूंगा, ना क्या बड़ी प्रोफेसर बात बन जाऊं, मैं खुद ही ना हाँ, प्रोफेसर बन फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, दैट्स ऑल यू नीड। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेसर। तो हाँ, बैक टू लम्स। लम्स की कंट्रोवर्सी है कि इन्होंने इस साल जो है बहुत ही ज्यादा अपनी फी इंक्रीज कर दी, अप टू बाय 41%। ऑन टॉप ऑफ दैट, जो स्टूडेंट्स को मेमो आया था, उन्होंने इसको इस तरह कैलिब्रेट किया कि एक्चुअली पर क्रेडिट आवर के हिसाब से आपके सिर्फ 13% बढ़ रही है। तो इन्होंने इसको बेसिकली मार्केट किया एज 13%, लेकिन स्टूडेंट्स ने फिर जब एक्चुअली कैलकुलेट किया, टोटल प्राइस 41.7% जो है इंक्रीज हो रही थी फ्रॉम नेक्स्ट सेमेस्टर। और दिस इज कीपिंग इनटू अकाउंट फॉर द फैक्ट कि कोरोना है, लोगों की जॉब्स खत्म हो रही है, लोगों की सैलरीज नहीं है, तो इस पे जो है लम्स को बदनाम किया जा रहा है। क्या ख्याल है अदनान भाई, आप किसकी साइड पे, लम्स की या फिर आप आवाम की साइड पे? मैं लम्स की साइड पे हूँ, क्यों? बस। कोई तो उनके साइड पर हो। हाँ, कोई तो उनकी साइड पे हो, सही बात है। सब इसको दलील कर। सुफियान मेरे ख्याल से उनकी साइड पे होगा। नहीं, मैं उनकी साइड पे I नहीं, मैं उनकी actually साइड के खिलाफ हूँ। let me say something। मैं मुझे आप ये बताएं कि उनकी साइड पे होना है, किसी की साइड पे होना है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? You want to pay for the brand, you pay for it। They are a brand at the end of the day and you're gonna pay for that। आपको मार्केट में जॉब चाहिए, good luck finding it with a degree from LSE। And when I mean LSE, I definitely don't mean London School of Economics। तो भाई good luck, ठीक है? तो you are paying for First of all, no disrespect to LSE. देखें it is a fine institution of Pakistan. यूनिवर्सिटी में जो लेक्चरर होंगे, जो भी स्टाफ होगा, तो उसकी सैलरीज कैसे पे करेंगे? नहीं तो अदनान भी 41% आप जस्टिफाई थोड़ी कर सकते। इतनी तो इन्फ्लेशन नहीं हुई पाकिस्तान में अभी तक, हो सकती है हो जाएगा, लेकिन अभी तो नहीं हुई। डिवैल्यूएशन हो गई यार। प्रोफेसर्स कह रहे हैं हम तो डॉलर में कमाते थे, तुम हमें लेकर आए यहाँ पे 40% डिवैल्यू हो क्योंकि गया। हमें तो अपनी फैमिली डॉलर में पाल लिया ना। तो अशर भाई कहेंगे ये बेसिकली पीटीआई का कसूर है। पीटीआई का कसूर है यार। एक तो devaluation, देखो मतलब यानी cost जो of मैं living। जहाँ मेरा एक मिनट, मेरा जहाँ जहन नहीं भी जा रहा होता ना, आके तुम लेकर चल, तुम वहां पे भी लेकर जाओ। आओ इधर भी आओ, आओ बैल मुझे मार। एक मिनट let me just put some numbers to the audience। अच्छा 2016 में भी मेरे ख्याल से हुआ था ऐसा कुछ चक्कर। हर साल ये अपैरेंटली हर साल जो है अपनी फी रिवाइज करते हैं। बाय रिवाइज आई मीन इंक्रीज करते हैं। अभी मेरा ख्याल जितने बंदे जॉब पे लगते हैं उसके हिसाब से फीस रिवाइज करते हैं। अब तो जॉब्स भी नहीं है खान साहब की वजह से। एक अगेन जो पाकिस्तान टुडे का एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है द प्रीवियस फी फॉर 20 क्रेडिट आवर्स वाज 340 200, बट आफ्टर द 41% इंक्रीज इट वुड बी 482,000 फॉर द सेम। So 41%, that's a lot। मतलब अगर आप इवन फॉर मॉनेटरी टर्म्स अगर सिर्फ जस्ट फॉरगेट रिलेटिव मेजर्स भी, यार आप 5.5 लाख रुपए दे रहे हैं फॉर अ सेमेस्टर, एंड आई थिंक दैट इज इवन फॉर द नेम। यार देखो मैं एक बात कहूंगा, मैं 100 बातों की एक बात, you know, again you're paying for a brand and you have to deal with it। there's literally nothing you can do about it unless and until the government actually comes in and regulate। you can make noise on Twitter and shame them। नहीं, but can the government actually regulate them? Ministry of Education, वज़ारत तालीम कुछ कर सकती है सवाल है। I think to an extent yes, लेकिन technically Ministry of Education के अंडर नहीं आते। Not for profit के, हाँ तो ठीक है। अब देखो बात सारी ये है कि भाई उन्होंने सारे पूरा गेम बनाकर रखा था, ठीक है, वो हर साल करते हैं। ये सारी पूरी दुनिया की कहानी है, किसी एक तरफ की कहानी नहीं। और खास तौर पे वो लोग करते हैं जिनका अपना ब्रांड बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसमें डॉक्टर्स तक शामिल है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन शामिल है भाई। ये तो यूनिवर्सिटी है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूशन शामिल है, जो क्या लोगों की तकलीफ, आप कह रहे हैं ना कि लोगों की जॉब नहीं, उस वक्त ये कर रहे हैं हालात में, बंदा मर रहा होता है, उस पे कहते हैं कि पहले लाखों रुपए जमा करो फिर हम इलाज करेंगे, ठीक है। तो भाई ये तो दिस इज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, दिस कैपिटलिज्म। वेलकम, वेक अप, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई थिंक एक चीज ये भी है कि आई थिंक इवन आफ्टर द 41% इंक्रीज, आई डाउट अगर हम ऐसा सुनने में आया कि भाई लम्स को इतनी एप्लीकेंट्स नहीं मिले कि यार वो अपने कोटा फुल कर सके, इवन आफ्टर दिस एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो उनकी वो ब्रांड इमेज इतनी स्ट्रांग है एंड द प्रेस्टीज ऑफ यार मैं आपको पीएमएल एंड पीपीपी के थ्रू समझाता हूँ, जो मैंने पहले भी समझाई थी कि देखें आप अपने हाथ से ये गड़ा खोदते हैं,
फिर आप कंप्लेन करते हैं कि ये घड़ा क्यों 6 फीट है, ये 7 फीट क्यों हो गया, या 8 फीट क्यों हो गया, 9 फीट क्यों हो गया। भाई घड़ा तो आप ही ने खोदा था, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वो रिवायत तो आपने सेट कर दी थी, ठीक है। और हुआ यही कि अच्छा एम्प्लॉयर्स ने भी ये रिवायत सेट की थी, आईबीए के बच्चे, लम्स के बच्चे, जीआईके के बच्चे, मतलब आप समझे। तो मतलब ये रिवायतें भी सेट हो गई थी, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं तो समझता हूँ कि आज की जनरेशन को ये रियलाइज करना चाहिए। मैं obviously this is very radical, not exactly a solution, and a radical thinking honestly, आज के वक्त के हिसाब से। मगर 10 साल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ हमारी फ्यूचर जनरेशन हम पे हंसेगी कि हम इनको फीस दिया करते थे, ठीक है ना। इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फीस दिया करते थे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। 10 साल, that's not a long time मेरे 10 साल। 10 साल के अंदर ये हो जाएगा यार। You look at Udemy, you look at some of the online institutions, actually full fledged institutions, पाकिस्तान में क्या बाहर, जाहिर सी बात है, क्या मैं बाहर की बात हाँ, कर रहा तो हूँ, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, लम्स वाले को पाकिस्तान में आ जाएगा ना, it's gonna 5-7 become a global hub, हाँ, it's gonna ultimately become a global hub नहीं, यार। तो ये आपको क्या सारी लगता है कि ये यूनिवर्सिटीज जो है ये अडेप्ट नहीं करेंगी? अडेप्ट कर ही क्या रही है ना, मतलब इन वो किस सेंस में? फीस के हवाले से they'll have to raise it down। अब जब मैं $10 का कोर्स, $15 का कोर्स, $20 का कोर्स, वो कहता है एलिट स्कूल्स का ये है कि कुछ जॉब्स जो है वो एलिट स्कूल्स के लिए ही होती है, उनका अपना मैं नेटवर्क यही होता है, कहा एक ना, अलमनस नेटवर्क होता है उनका। this cycle will have to, and it is as we speak, dying down. This is कैसे? dying down। तो फिर ये, लेकिन कैसे? इनकी तो फी बढ़ा रहे हैं, स्किल बेस्ड ना, वो तो डिमांड बढ़ा, वो तो अपनी प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी डिमांड है, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को, ऑफ कोर्स ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो आज नहीं, वो डिमांड नहीं बढ़ी, जब तक ये डिमांड है ये बढ़ाते जाएंगे, ये इस तरह समझे आप। मगर जब स्किल बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम जाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ ज्यादा जाएंगे, अप्रेंटिसशिप की तरफ ज्यादा हम फोकस करेंगे, आई थिंक विल गो बैक टू इट, बिकॉज ये फीसें कोई दे ही नहीं पाएगा। एट सम पॉइंट इन टाइम लोग कहेंगे यार मतलब क्या, फॉर द एलीट बाय द, नहीं बाय द एलीट एंड फॉर द एलीट वाली कहानी है ना, ठीक है ना। तो ये जब अल्टीमेटली ये यहाँ पर, तो इफ यू लेट दिस हैपन, मैं सिंपल सी बात बता दूं, इफ यू कंटिन्यू टू लेट दिस हैपन एंड एम्प्लॉयर्स कंटिन्यू टू लेट दिस हैपन, एक बड़ा ह्यूज पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटेंट सोसाइटी, मतलब पार्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट सोसाइटी ना, जो लड़के हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो फीस नहीं दे पाते, जो सब फाइनेंशियल उसमें एड में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, उसका भी एक कोटा है, वो सब साइडलाइन हो जाएंगे और आपका मुल्क ना एक अलग तरफ साइडलाइन क्यों होंगे? नहीं साइडलाइन क्यों होंगे? वो जो है किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उस यूनिवर्सिटी का जो है नहीं, एम्प्लॉयर्स उनको नहीं, वो एम्प्लॉयर्स आर नॉट गोइंग टू गिव देम टॉप जॉब्स, एंड फिर वो टॉप जॉब्स उनको नहीं मिलेंगे। क्यों? लेकिन वो कॉम्पिटेंट है, ऐसा लो, हमारे पूरे गवर्नमेंट बड़ी जबरदस्त, अभी पूरी बात हुई है यार, अभी पूरी कॉम्पिटेंसी क्या कॉम्पिटेंसी की पूरी बात हुई है भाई, 1 घंटे कॉम्पिटेंसी सिर्फ काकुल एकेडमी से निकलती है, ये सारी यूनिवर्सिटी का कोई फायदा नहीं है आपको अच्छी। और वहीं से हमने सारे निकाले अपने सीईओ और सारे, ठीक है ना, भाई जितने सीईओज हमारे आर्मी ने निकाले ना, कोई भी हार्वर्ड, एमआईटी, स्टैनफोर्ड किसी ने नहीं निकाले, ठीक है सब। वैसे बेहतरीन, मैं बता रहा हूँ, बैंग फॉर बक आप जाएं और ऐसे मतलब बाकी में काकोल ही ज्वाइन करें। अदाम भी क्या ख्याल है? मेरा ख्याल वही है जो अशर भाई का, आर्मी बेस्ट। आज सितारे बहुत मिल रहे हैं। इब्राहिम भाई नहीं है लग रहा है, इब्राहिम भाई शायद वापस शायद कभी भी ज्वाइन कर ले। मैं शो नहीं, इब्राहिम भाई कोई भी मैं कट इन कर सकते हैं WWE की तरह। आखिर वो हमारी फीमेल जो थी उनका इनपुट, अरे हाँ यार, टाइम यार देखो, फिर अशर भाई ने टाइम जो है 1 घंटा लगा दिया अशर भाई ने, यानी क्या यार मैं तंग आ चुका हूँ, मैं तंग आ चुका हूँ, हर बार यही होता है आके, ये पता नहीं टोपी है या ड्रामा है। अशर भाई हर दफा आप ये करते हैं, बातें अशर भाई तुम ये कहाँ है, ये फीमेल स्पीकर लेकर हो यार, उनसे भी तो आप टाइम लगा देते इतना ज्यादा कि हमें जो है अपनी सिविक ड्यूटीज करनी चाहिए और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए और वोट देना चाहिए अच्छी पार्टीज को, और ये क्या है फजूल बात है। अशर भाई भी तकरीर कर रहे हैं यार, पूरी तकरीर भाई इमरान खान को बदनाम करते हैं, खुद भी तकरीर कर रहे होते हैं। बस सिंपली आप आए और भाई को वोट दे, वोट फॉर ब्रो, वोट फॉर द ब्रो। नहीं, अनफॉर्चुनेटली जो है हम आज भी अपने फीमेल स्पीकर से बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम खत्म हो गया। आई वुड लाइक टू personally apologize and then apologize on behalf of podcast Chalk. कोई फाइनल रिमार्क्स गाइस? मेरी तरफ से होगा बस, मैं अगेन वही, आई थिंक दैट हैज टू बी रिआइटरेटेड जो अशर भाई ने पॉइंट रेस किया था कि अगेन बहुत ही पतले हालात है हमारे मुल्क के भी एंड हमारे लोगों के भी। ट्राई टू रीच आउट एज मच एज यू कैन, इट डज नॉट मैटर कि आप $1 दो कि $1 दो, डज नॉट मैटर। आप वट एवर यू हैव, कितने भी आपके पास सकत है, जस्ट गो फॉर इट। कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो आखिरत में होगी। अल्लाह ताला इज मोर अबाउट कि आप उस बंदे ने किस नीयत से दिया और कैसे दिया,
और क्या स्ट्रगल थी उसके पीछे राया दिन की, क्या एक्चुअल फाइनल अमाउंट गई थी। तो ज़कात देने के लिए इंतजार ना करें, बिल्कुल 27 का इंतजार ना करें, आखिरी अशरे का इंतजार ना करें, जस्ट पे इट नाउ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट प्लीज पे योर टैक्सेस सुफियान। तो अदर देन दैट प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ओवरकास्ट, पॉकेटकास्ट, स्टिचर, रेडियो हेड, रेडियो पब्लिक, रेडियो रिपब्लिक, पब्लिक रेडियो, अब मैं बस नाम ले रहा हूँ इनको। हम रैप सॉन्ग बना और सकते हैं वैसे। यार वो अब्दुल्ला भाई की टेरिटरी है रैप सॉन्ग, वो आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन दैट। लेट्स सी अब्दुल्ला भाई क्या लेकर आते हैं हमारे लिए। और वंस अगेन अपॉलॉजीज, हम अपने फीमेल स्पीकर से नहीं बात कर सके, एंड ऑन दैट टेरिबल डिसअपॉइंटमेंट, सलाम फ्रॉम द चौक।